नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मिश्रा, मुख्य संपादक, मिशन क्राइम कंट्रोल, नई दिल्ली। भारत की बड़ी खबर। और आज हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार शाम अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 ए के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तुरंत प्रभाव से पद त्याग दिया है। ऐसे में अब देश के उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो गया है। ऐसे में अब उनका काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने से पहले पद छोड़ देते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 89 और 91 के अनुसार राज्यसभा के उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया व्यक्ति नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने तक राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी संभालेगा। ऐसे में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अस्थायी रूप से सभापति का कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे। उपराष्ट्रपति को संविधान के अनुसार मिली शक्तियों का वहन करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यकाल खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति चाहें तो नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होने तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन अगर पद कार्यकाल खत्म होने से पहले किसी भी कारणवश रिक्त हो जाए तो तब क्या होगा? संविधान में ऐसी स्थिति के लिए क्या प्रावधान है? राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करेगा? अपने पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति का चुनाव करने वाला निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उसने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करने की तिथि से उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में तब तक निर्वाचित नहीं हो सकता जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य न हो। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन है तो वह भी इस पद के लिए पात्र नहीं है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही संपन्न हो जाता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अन्य किसी कारण से कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो उस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति के घटित होने के बाद यथाशीघ्र आयोजित किया जाता है। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद धारण करने का हकदार होता है। भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान: 1. अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर होना है। 2. उपराष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए आमतौर पर नियुक्त निर्वाचन अधिकारी संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है, जो बारी बारी से होता है। निर्वाचन अधिकारी निर्धारित प्रारूप में चुनाव की सार्वजनिक सूचना जारी करता है, जिसमें उम्मीदवारों के नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं और नामांकन पत्र जमा करने का स्थान निर्दिष्ट किया जाता है। निर्वाचित होने के योग्य और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और कम से कम 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है। नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट स्थान पर समय और तिथि तक प्रस्तुत किए जाने हैं। किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से अधिकतम 4 नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को
प्रस्तुत किए जा सकते हैं या उनके द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। यह एकमात्र राशि है जो किसी भी उम्मीदवार द्वारा जमा की जानी आवश्यक है, चाहे उसकी ओर से कितने भी नामांकन पत्र दाखिल किए गए हों। नामांकन पत्रों की जांच निर्धारित तिथि पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक या समर्थक तथा विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में लिखित सूचना देकर निर्धारित समय के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर को देकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। चुनाव में एक मतदाता की उतनी ही प्राथमिकताएं होती हैं जितने उम्मीदवार होते हैं। अपना मत देते समय मतदाता को अपने मतपत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने वाले स्थान पर अंक 1 अंकित करना आवश्यक है जिसे वह अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में चुनता है, और इसके अतिरिक्त वह अपने मतपत्र पर अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने वाले स्थान पर अंक 2, 3, 4 इत्यादि अंकित करके अपनी इच्छानुसार बाद की जितनी भी प्राथमिकताएं चाहे अंकित कर सकता है। मत भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप में, रोमन रूप में या किसी भी भारतीय भाषा के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें शब्दों में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। प्रत्येक मतपत्र प्रत्येक मतगणना में एक मत का प्रतिनिधित्व करता है। मतों की गणना की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों की संख्या ज्ञात की जाती है। इस प्रकार ज्ञात संख्याओं को जोड़ा जाता है, कुल योग को 2 से विभाजित किया जाता है और शेष फल को ध्यान में रखे बिना भागफल में 1 जोड़ा जाता है। परिणामी संख्या किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव में अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा होती है। यदि पहली या किसी भी बात की गणना के अंत में किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त कुल मतों की संख्या कोटे के बराबर या उससे अधिक होती है, तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि किसी भी मतगणना के अंत में किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है, तो जिस अभ्यर्थी को इस चरण तक सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं उसे मतदान से बाहर कर दिया जाएगा और उसके सभी मतपत्रों की, यदि कोई हो, तो उन पर अंकित द्वितीय वरीयता के संदर्भ में एक एक करके पुनः संवीक्षा की जाएगी। ये मतपत्र संबंधित शेष निरंतर अभ्यर्थियों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे जिनके लिए ऐसी द्वितीय वरीयताएं अंकित की गई हैं, और उन मतपत्रों के मतों का मूल्य किसी जारी अभ्यर्थी के लिए, यदि कोई हो, तृतीय वरीयता के संदर्भ में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चरण में स्थानांतरण के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त मतपत्रों की भी उन पर अंकित तृतीय वरीयता के संदर्भ में संवीक्षा की जाएगी। मतदान में सबसे कम स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने की यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि जारी अभ्यर्थियों में से कोई एक कोटा प्राप्त नहीं कर लेता। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संविधान इन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु 6 महीने की सीमा अनुच्छेद 62 प्रदान करता है। चुनाव संपन्न होने और मतों की गणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी चुनाव का परिणाम घोषित करता है। इसके बाद वह केंद्र सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय और भारत के चुनाव आयोग को परिणाम की सूचना देता है, और केंद्र सरकार उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित करती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है। याचिका के साथ 20,000 रुपए की सुरक्षा राशि संलग्न करना अनिवार्य है। यह व्यवस्था
न केवल लोकतंत्र की न्यायिक परिपक्वता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर निर्विरोध और निष्पक्षता से भरोसा बना रहे। इस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों का निर्वाचन न केवल एक सुस्पष्ट विधिक प्रक्रिया से संचालित होता है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता, निष्पक्षता और संस्थागत मजबूती का भी प्रतीक है, जहां अंतिम निर्णय संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलेंगे एक और नए विशेषण के साथ। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।